गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं फिर से डीएस पांडे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 4 था उसमें हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की बात की थी। स्टार्टिंग से लेके जो 1 बाई 1 लेक्चर हुआ है ना सब, उसको आप रिवाइज भी करते रहे। लेक्चर 1 में मैंने फार्मूला मेकिंग, लेक्चर 2 में फार्मूला मास, लेक्चर 3 में परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट जिसको आप मास परसेंटेज बोलते हैं, लेक्चर 4 में हम लोगों ने बात की मोल कॉन्सेप्ट की। लेक्चर जो 5 है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली में सिलेबस का जो कंटेंट है उसको कवर अप करते हुए, क्योंकि ये फाउंडेशन का पार्ट चल रहा है, तो जो लेक्चर 5 है, लेक्चर 5 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी को साहब हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए 11th के सिलेबस में ये जो हमारा चैप्टर है ये सब पूरी यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। एटम के बारे में इस पूरी यूनिट में एटम के बारे में ही चर्चा करनी है हम लोगों को। यहाँ पे फाउंडेशन में हम इस यूनिट में फोकस करेंगे कुछ ऐसी बातों पर जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं आपको जानने के लिए, लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, JEE नीट में आई हुई MCQ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो साहब यहाँ पर हम एटम की चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लें, फिर हम लोग PDF के पॉइंट्स पे आएंगे कि साहब एटम, एटम साहब क्या है। जैसे सपोज दैट आपके पास मेरे पास एक ये चौक है और इस चौक के छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ। सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट। मैंने मोल में भी इस बात को बोला था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल साहब। ये चौक क्या है? मैटर है। बहुत ही बेसिक सी लाइन ये मैंने आपके सामने लिखी है बोर्ड पे, जिसको सारे बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। सबसे छोटा पार्टिकल साहब जो होगा ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़ा मजा आएगा आपको, कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा ना उसी को आप एटम बोलने वाले। अब सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा फर्दर, मतलब उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल। जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं होगा सब, उसी को आप क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं सब।
अब तय बात है कि अगर एटम होगा तो ये स्टेबल होना चाहेगा साहब। स्टेबिलिटी की लड़ाई तो है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो एटम के लिए पॉइंट याद रखना है कि इट वांट टू बी स्टेबलाइज। सब ये स्टेबलाइज होना चाहेगा, मतलब ये स्थायी होना चाहेगा। लाइफ में हर कोई स्टेबल होना चाहता है साहब, और स्टेबलाइज होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जी है वो इसको अपनी कम करनी पड़ेगी। एनर्जी डिक्रीजेस करनी पड़ेगी, तभी तो स्टेबल होगा साहब। तो फिर ये दूसरे एटम से कंबाइन करेगा। तो इसीलिए 11th की सिलेबस में हमें ये सब पढ़ना पड़ता है। 10th में ही आपको सीखना पड़ता है बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड, किस तरह से एक एटम दूसरे एटम से। मैंने चर्चा की थी लेक्चर 1 में, जब फॉर्मूला मेकिंग की मैं बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पे चर्चा की थी वैलेंसी की। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाई थी आपको कि कंबाइनिंग कैपेसिटी पे बच्चे का एक दोस्त होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके साथ कोई नहीं खेलता है। तो ये कहानी जो मैंने सुनाई थी, उस पूरी कहानी का अभिप्राय ये है, मीनिंग ये है कि जो एटम है साहब वो फ्री स्टेट में नहीं रहना चाहता, और जब फ्री स्टेट में रहना नहीं चाहता मतलब वो दूसरे एटम से क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। और साहब जब दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन करेगा तो उसकी जो एनर्जी है, देखो पहले अगर कोई फ्री स्टेट में है और कोई रेस्ट में है, सपोज है कोई पार्टिकल अगर साहब रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, यस। और वो पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है। अब वो भाग रहा, तेज दौड़ लगा रहा, ठीक है ना, या एटम को आप किसी इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में साफ कन्वर्ट हो रही, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है साहब। तो जिस टाइम पे उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी तो साहब उसकी जो दोस्ती है वो दूसरे एटम के साथ हो जाएगी, और उसकी दोस्ती जब दूसरे एटम के साथ हो जाएगी तो वो दोनों एटम आपस में कॉम्बिनेशन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देंगे। लेकिन इस कहानी में, इस पूरी स्टोरी में साहब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है एटम में। समझो बात को कि जब एटम की अलग अलग कहानी बताई गई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि एक हाइपोथेटिकल एक डायग्राम एटम के लिए हमने बनाया। इसको भी आप नोट कर लेंगे। पीडीएफ के जो पॉइंट है वो तो आपके पास है ही, लेकिन उसके अलावा ये जो पॉइंट है ना, इनको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैंने लेटस कंसीडर, मैंने ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आपके सामने बनाया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बीच में जो पॉइंट है इसको मैं साफ सेंटर बोल सकता हूं या न्यूक्लियस। और इस तरह की ये जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रही है ना, ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं ना साहब, इसको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं सेल्स बोलता हूं। आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा या 9th क्लास में ये इलेक्ट्रॉन का फिल किया होगा। सेल्स को ही हम मॉडर्न लैंग्वेज में ऑर्बिट्स बोलते हैं। मैं क्लियर कर दूं, इसको कोश या कक्षा बोलते हैं साहब, कोश या कक्षा, बिल्कुल क्लियर रखें। और साहब इनमें जो है ना इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं साहब, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना।
तो आप ये देख रहे हैं ना, जो भी मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, इनको आप सब इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को एटम के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला गया। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अहम हिस्से होते हैं वो सब दो ही होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको आप वृत्ताकार मार्ग बोलते हैं, उनको आप सेल्स बोल देते हैं या ऑर्बिट्स बोल देते हैं, कोष बोल देते हैं हिंदी में, या कक्षा बोल देते हैं। सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, इन सेल्स को साहब KLMN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। एक नंबर दिया गया स्मॉल n, जिसको आप K के लिए 1 बोल सकते हैं, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, और इस तरह से आगे भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब फाइनली यहाँ पर दो चीज़ों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने निकल के आया। दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट सामने निकल के आया। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तुरंत हम PDF में आने वाले हैं। कि पहला पॉइंट्स मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या e के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज से। और जो दूसरा पॉइंट है वो निकल के आया सेल्स, या उसी को साहब क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स समझो। मतलब यहां पर इन दोनों चीजों की, एटम की चर्चा को जब मुझे आगे बढ़ाना है, किसी एटम की दूसरे एटम के साथ साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी देखनी है, किसी एटम का दूसरे एटम के साथ मुझे कॉम्बिनेशन कराना है, बॉन्डिंग करानी है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, उनकी रिएक्टिविटी को चेक करना है, केमिकल बिहेवियर जिसको आप बोलते हैं, रासायनिक बर्ताव, ठीक है ना, कोई एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपको आवर्त कोष्ठक पीरियोडिक टेबल पे चर्चा करेंगे हम, मैंने कल भी आपको बताया था। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न करना है आपको, ठीक है ना। लेकिन दो अहम बातें निकल के आई सामने, जिनको मैं लिख दूं आपको कि साहब पहला पॉइंट्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स, और बी पॉइंट आया निकल के सेल्स। या जिसको बोला मैंने ऑर्बिट्स। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के आधार पे जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, अच्छा साहब ये सेल्स कहाँ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, आप ये ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अराउंड द, ये सेल्स कहाँ हैं, अराउंड द सेंटर, या सेंटर को ही साहब मैं क्या बोल सकता हूं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सब सेंटर के चारों तरफ हैं ये, समझो, ध्यान को रखो बात। मतलब सेंटर के चारों तरफ ये है, तो मतलब ये डेफिनेटली क्या है, ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं साहब, ठीक है ना, ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। सेल्स आर एनर्जी लेवल्स। ऊर्जा स्तर है, क्योंकि ऊर्जा की ही तो बात हो रही है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो जब तक उस इलेक्ट्रॉन का आप कॉन्फ़िगरेशन, उस इलेक्ट्रॉन का वितरण, उसकी एनर्जी से रिलेटेड चर्चा नहीं करेंगे, तब तक तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा ना साहब। और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की भी चर्चा इसी आधार पे करने वाले हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने जब इन दोनों बातों को कंबाइन किया, अलग अलग सेल्स हैं साहब, पहली सेल है उसको K बोल दिया, दूसरी सेल है उसको साहब L बोल दिया, तीसरी है उसको M बोल दिया, और इसी तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू किया।
और उसी पॉइंट को हमने बोला, पहला पॉइंट आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसमें मैं समझ सकता हूं एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम होंगे। आप पहले पॉइंट में देख पा रहे हैं पीडीएफ में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट में मैं क्या बोल सकता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन different cells, डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होगा उसको सब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलने वाले हैं। सेल्स कौन सी हैं, के है, एल है, एम है और एन है। तो मतलब आप ये बात समझ पा रहे हैं, आप पहले पॉइंट में क्लियर कर लें कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अब सेल्स को मैंने अभी आपको बताया था कि n इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो मतलब के सेल है साहब, n इज इक्वल्स टू अगर 2 है तो इसको मैं एल सेल बोलूँगा, ये दूसरी कक्षा है। n इज इक्वल्स टू अगर 3 है तो इसको मैं तीसरी कक्षा बोलने वाला हूँ। ध्यान रहे, सेल को ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। और n इज इक्वल्स टू अगर 4 है तो इसको मैं एल सेल बोलने वाला हूँ। अब आप सीधी सी बात समझो आप कि न्यूक्लियस से, प्यारे बच्चों दिमाग यहाँ पर ये लगाओ कि साहब n इज इक्वल्स टू 1 है। आप किसी के मकान में एंटर किए तो ये पहला रूम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर से सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सी सेल होगी साहब, ये वाली सेल होगी। और सबसे पास कौन सी सेल होगी, ये वाली सेल होगी। तो ध्यान आपको ये रखना है साहब कि सेंटर के जो सबसे पास है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसकी साहब एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। और इसकी एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। मैं अभी एल के बाद की सेल्स नहीं लिख रहा हूं, मैं इन चारों में कंपेयर कर रहा हूं कि सबसे कम एनर्जी किसकी होने वाली है, के सेल की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है, एल सेल की। तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। आप पॉइंट में देखेंगे कि एनर्जी के से ज्यादा है एल की, सॉरी यहाँ पे एन हो जाएगा, जो एनर्जी ज्यादा है के से एल की, एल से एम की एनर्जी ज्यादा है और एम से एन की एनर्जी ज्यादा है। आप पीडीएफ के पॉइंट में क्लियरली देख सकते हैं कि जो के सेल जो होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और ये एनर्जी साफ बढ़ती जाएगी। एन के बाद जो सेल आएगी उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। और ये तो भाई अनंत है ना, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, ये तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अनंत दूरी पर भी है साहब, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी साहब फंडामेंटल की बात चल रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जब n इज इक्वल्स टू 1, तो आप पीडीएफ में अगला पॉइंट देखेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1, तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, 2n स्क्वायर के अनुसार
2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरना है साहब, इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है सेल में, मतलब KN, एक रफली डायग्राम में बना रहा हूं, बाकी आप PDF में देख पाएंगे कि n इज टू अगर 1 है, यहां n इज टू 2 है, यहां 3 है और यहां पे 4 है साहब, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे साहब? 2n² का फॉर्मूला लगाओ भाई, n की जगह जरा 1 रख दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। यहाँ पे कितने आ गए? यहाँ पे साहब 8 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो कितना हो गया? 18। और साहब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 32। तो इतने इस योजना के अनुसार, इसी को एक्चुअली में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में आएंगे, तो 2n² फॉर्मूला, इसी को जो है बोर एंड बरी, ये नया पॉइंट है, आप इसको लिख लेंगे, बोर एंड बरी फॉर्मूला कहते हैं, या बोर एंड बरी क्या बोलते हैं? एक रूल कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स में, मतलब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फिल करना है। ध्यान ये रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि K की एनर्जी कम है, सबसे कम है, क्योंकि ये सेंटर के सबसे पास में है साहब, और K से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? L की, L से M की, और ये एनर्जी साहब बढ़ती जाएगी। तो जो मैंने अभी बताया था ना, तो आप उसको N को लास्ट मत समझिए, नहीं तो आप सोचो साहब मैक्सिमम लिख दिया। मैक्सिमम का मतलब मैं उन 4 को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। 2n² का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। आप अगले वाले पॉइंट में देख पाएंगे कि आउटर मोस्ट, आप अगले वाले पॉइंट में देख पाएंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल का मतलब साहब सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट सेल जो होगी उसमें आप मैक्सिमम कितने, आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट सेल, या इसी को आप बोलते हैं ऑर्बिट, जिसमें आप पॉइंट में देख पा रहे होंगे, जिसमें आप केवल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं साहब? 2। आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, मैंने आपको 4 पॉइंट क्लियर करिए। 2n² के अकॉर्डिंग भरना है। आप PDF में चारों पॉइंट स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि चारों पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि डिफरेंट टाइप की सेल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, उसे आप इलेक्ट्रॉन वितरण बोलते हैं। सेल्स को KLMN के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरना है। आउटर मोस्ट सेल में 8 और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है। जब आप 8 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, ठीक है ना, तो उसी के बाद आप PDF में देखेंगे कि कुछ पिक्चोरियल डायग्राम आप PDF में देख पा रहे हैं कि कुछ पिक्चोरियल डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। और इस पिक्चोरियल डायग्राम में आप सबसे खास बात ये 2 बातें ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सेल में सेल और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट कि आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में साहब यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, समझो आप उस नोट में, आप PDF में देख पाएंगे कि उस नोट में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन साहब आ गए,
तो साहब आप उसे ऑक्टेट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब साहब 8, अष्टक बोलते हैं। फर्स्ट सेल अगर है, फर्स्ट सेल पहली कक्षा जिसको ऑर्बिट बोल सकते हैं के, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आप आएंगे, तो इसको आप केमिस्ट्री में डुप्लेट बोलेंगे। अगर मान चलो कि इसके अलावा कभी किसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए तो सिक्सटेट बोल सकते हैं उसको साहब। और 7 इलेक्ट्रॉन ये ऑर्गेनिक में आएंगी, ये दोनों शब्द, तो उसको साहब आप सेप्टेट बोलते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं साहब, ये इंक्लूड नहीं है पीडीएफ में, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं, लेकिन इन फ्यूचर ऑर्गेनिक में ये दोनों टर्म भी आने वाले हैं। रिमेंबर वन पॉइंट, आप हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने, आराम से सुने और उसको आप समझें कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो साहब ऑक्टेट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट हो गया, 6 है तो सिक्सटेट हो गया, और साहब 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो साहब सेप्टेट हो गया। और इनको आप ध्यान रखें कि दीज आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा में आऊंगा तो मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे इनका यूज हो जाता है। कि सिक्सटेट हो गया, सेप्टेट हो गया। पिक्चोरियल डायग्राम में आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं है। पिक्चोरियल डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, सब कार्बन, सोडियम और कैल्शियम। यहाँ एलिमेंट लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, आप पीडीएफ में पिक्चोरियल डायग्राम में देख पा रहे हैं। हीलियम के लिए साहब एटॉमिक नंबर 2 होता है, कार्बन के लिए 6 होता है, सोडियम के लिए 11 होता है, और साहब कैल्शियम के लिए क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। अब साहब पिक्चोरियल डायग्राम 2n² बोरबरी क्या कहते हैं? 2n² के अकॉर्डिंग, 2n² रूल के अकॉर्डिंग साहब इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में मैंने क्या बोला कि 2n² के अकॉर्डिंग 2 आएंगे, और सेकंड सेल में कितने बचेंगे? 4। इसमें 2 आएंगे साहब, सेकंड सेल में 8, और थर्ड में कितना बचेगा? 1। इसमें साहब क्योंकि आउटर मोस्ट में बोला साहब 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये इसमें 2,8,8,2। तो साहब ये कौन सी शेल हो गई? के। ये कौन सी हो गई? के। ये के और एल का इन्वॉल्वमेंट हो गया साहब, इसमें के, एल, एम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसमें के, एल, एम और एन का साहब इन्वॉल्वमेंट हो गया। यू कैन सी दैट। प्यारे बच्चों, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से आप देख पा रहे हैं पिक्चोरियल डायग्राम में। आप आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कि मैंने जिस सेल को सर्किल किया है साहब, जिस सेल को मैंने सर्किल किया है वो साहब आउटर मोस्ट सेल हो गई। यस, वो साहब आउटर मोस्ट सेल हो गई। जिस सेल को मैंने सर्किल किया है ये सारी सेल आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल साहब हो गई जिसको आप बोलते हैं वैलेंसी सेल। मैंने लेक्चर 1 में वैलेंसी का जिक्र किया था आपसे, तो इसी सेल को हम बोल देंगे साहब वैलेंसी सेल। ये यूज है साहब फंडामेंटल का। ताकत आपको नजर आ रही होगी फंडामेंटल की कि साहब वैलेंसी टर्म आया था लेक्चर 1 में, आप ध्यान करो तो लेक्चर 1 में मैंने वैलेंसी बोला था। तो जहां पे जिस सेल में मैंने सर्किल किया है ना साहब वो वैलेंसी सेल है। मतलब जब बॉन्डिंग करेंगे ना ये, तो इन्हीं को हम इनवाइट करने वाले हैं। मैंने ये भी बोला था आपको, ठीक है ना, इन्हीं को हम इनवाइट करने वाले हैं। वो बात एक अलग है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये बता पाते हैं कि केमिकल बिहेवियर कैसा होगा। इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करने वाला हूं। फिलहाल में पिक्चोरियल डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन में साहब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप ये सेंटर इसका बना दो तो आप देख पा रहे होंगे
कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास चौक थोड़ी सी दूसरे कलर की है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही आप हीलियम का साहब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो साहब आप देख पा रहे होंगे पिक्चोरियल डायग्राम में कि साहब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो सेंटर हो गया। ऐसे ही आप साहब कार्बन का करेंगे, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पहली शेल में साहब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो सेंटर है साहब, और इसमें साहब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन का आप साहब देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और सिमिलरली यू कैन सी दैट द पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। मैं डीएस पांडे आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लर्न द फंडामेंटल की जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, उससे आप पूरी केमिस्ट्री को, पूरे सब्जेक्ट को पकड़ के रख सकते हैं। कि साहब किसी ने पूछा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसकी वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो इसीलिए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पे ये हीलियम में कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि एक लड़का ऐसा भी है जिसका साहब कोई दोस्त नहीं है। कुछ एलिमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनके आधार पे मैं उनका केमिकल बिहेवियर, जो कि मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं पिक्चोरियल डायग्राम के बाद, केमिकल बिहेवियर हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन ये आया कि हमने जहां से इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, उस लेक्चर की वजह, शायद उस लेक्चर का कारण, उसकी जो शुरुआत है, उसका कारण आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे। अगर नहीं चल रहा है ना साहब, तो बस अभी 2 मिनट और रुकिएगा ना, आपको सब पता चलने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है साहब। कि मैं बात क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हमने पिक्चोरियल डायग्राम सीखा। पीडीएफ में अगला पॉइंट आप देख पाएंगे कि लिखा होगा सिग्निफिकेंस। साहब उस पॉइंट पे मैं आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो साहब इलेक्ट्रॉन वितरण का जो सिग्निफिकेंस है, सार्थकता है, वो क्या है साहब। तो मैंने आपको बोला ना कि पीडीएफ में ये जो पॉइंट दिया गया है, तो उसमें आप समझ पाएंगे। एक ही पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है साहब कि केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर। साहब केमिकल बिहेवियर, रासायनिक व्यवहार। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान में रखें तो हम केमिकल बिहेवियर, आप मेरी बात समझिए, केमिकल बिहेवियर को डिस्कस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में ये पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा कि हम केमिकल बिहेवियर को बता सकते हैं। मतलब आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि केमिकल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए सारे एलिमेंट्स, all the elements have different chemical behavior, जिसको आप रिएक्टिविटी बोलते हैं। ये सब पॉइंट्स एडिट करना पड़ेगा आपको, शायद ये पीडीएफ में गिवन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये पॉइंट्स अलग से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि केमिकल बिहेवियर या रिएक्टिविटी को सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट, सब लिसन केयरफुली, डिफरेंट का मतलब अलग अलग। सोडियम की साहब रिएक्टिविटी अलग होगी, मैग्नीशियम की अलग होगी, हीलियम की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है ना। हमारे पास कोई एलिमेंट हैं, अगले पॉइंट में पीडीएफ में आप देख पाएंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। साहब ये 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इनको आप इनर्ट गैसेस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस। और साहब इनर्ट गैसेस को आप देखेंगे तो मैंने अभी हीलियम का पिक्चोरियल डायग्राम आपको बताया था। तो साहब हीलियम में
आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में साहब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, केवल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी इन सब में आप देखोगे ना तो आउटर मोस्ट सेल में साहब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं साहब। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब आप समझो, मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्टेट, मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑक्टेट, और ऑक्टेट अगर साहब हो गया तो मतलब वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अगर 8 इलेक्ट्रॉन साहब आ गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जद्दोजहद है, जो पूरा ड्रामा है ना वो साहब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए है। आगे जब केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा होगी तो लुईस ने भी इसी मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो आप देख पा रहे हैं कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन में आप देख पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में पीडीएफ में ये पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट सेल में सब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो समझो आप ये स्टेबल है, और सब स्टेबल हैं तो ये क्या हैं? ये अनरिएक्टिव है। मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या है? बहुत ही कम। और क्रियाशीलता बहुत ही कम है तो साहब वैलेंसी क्या है? 0 है। वैलेंसी इज 0 है साहब। ये पूरा साहब मैंने एक फ्लो डायग्राम बना दिया आपके लिए। यू कैन सी दैट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है साहब। 8 इलेक्ट्रॉन है तो साहब स्टेबल है, स्टेबल है तो अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है तो वैलेंसी क्या है? 0 है। और इसीलिए साहब मैं इनको क्या बोलता हूं? 0 ग्रुप। आप अगर लेक्चर 1 को थोड़ा सा ओपन करेंगे ना तो मैंने 0 ग्रुप दर्शाया है बोर्ड पे जब मैं वैलेंसी लिख रहा हूं। तो हीलियम में केवल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेप्ट, क्योंकि इसमें साहब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2। बाकी सब में साहब 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी अनरिएक्टिव ही है, बस इसमें डुप्लेट है और इसमें ऑक्टेट है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने क्या बताया? ऑक्टेट। 2 का मतलब मैंने क्या बताया? डुप्लेट। तो कहानी ये है सिग्निफिकेंस की। तो साहब आप दूसरा पॉइंट क्या बना? दूसरा पॉइंट ये बना कि साहब अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो क्या है साहब? रिएक्टिव है। पीडीएफ में आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि इफ एलिमेंट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स in outermost cell। अगर साहब कोई एलिमेंट आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखता है साहब, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखता है, मतलब उसका ऑक्टेट क्या? कंप्लीट नहीं है। और उसका ऑक्टेट जब कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, और ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट मतलब एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। वो एलिमेंट्स रिएक्टिव होंगे। जैसे साहब सोडियम को ही देख लो तो 281 है, मैग्नीशियम देखो 282 है। तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं, कार्बन है 2,4 है, तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो क्या है साहब? रिएक्टिव हैं। पीडीएफ में सिग्निफिकेंस में इन्हीं 2 पॉइंट के आधार पे हमने समझाया है। इसके बाद जब इसी चर्चा को हमने आगे बढ़ाया तो भाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आई।
filling of electrons. Filling of electrons in different सबसेल्स। आप पीडीएफ में अगला पॉइंट देख पा रहे हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल। डिफरेंट सबसेल, अब साहब ये वाला टर्म जो आया ये क्या बोला, ठीक है ना। अरे कोई साहब दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं बता दूंगा कि ये कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए भाई जैसे सेल्स हैं तो सेल्स में ही सबसेल्स हैं, सेल्स में ही सबसेल्स हैं। वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल्स टू 1 है तो इस सेल को हमने क्या बोला के। सबसेल क्या है 1s, आप पीडीएफ में देख पाएंगे 2 तो इसको L बोल दिया। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए इसको m बोल दिया। n इज इक्वल्स टू 4 के लिए इसको n बोल दिया। यहाँ पे सबसेल बनी 2s 2p। ध्यान रखना है साहब, n की जितनी वैल्यू है ना साहब, n की जितनी वैल्यू है उतनी ही सबसेल आपको बनानी। n की कितनी वैल्यू है साहब 3, तो बस इसी सीक्वेंस में 3s फिर 3p और 3p के बाद 3d, इधर 4s फिर 4p फिर 4d और फिर 4f। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेल्स। ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, भूलेंगे नहीं आप। भाई मान चलो कि अभी कोई आपसे पूछ दे कि अगर n की वैल्यू स्मॉल n जो है वो सब एनर्जी लेवल, स्मॉल n जो है वो एनर्जी लेवल मैं बता चुका हूं, एनर्जी लेवल को ही डिनोट करता है। तो साहब किसी ने पूछ दिया आपसे कि n इज इक्वल्स टू 3 के लिए साहब बताओ सब सेल्स कितनी होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। नाम क्या हो जाएगा साहब, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 2s 2p 1s। तो यहाँ से पता क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जब हम आगे चर्चा करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे साहब 1p होता है, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। 2d होता है साहब, नहीं होता। 3f होता है साहब, नहीं होता। 4g होता है, नहीं होता। ऐसे ही 5 लाऊंगा तो कितनी सबसेल बन जाएंगी, 5 बन जाएंगी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स में हम 3 रूल्स का यूज करते हैं। उन रूल्स के नाम आपको याद रहने चाहिए और अभी फंडामेंटल लेवल पे जो ऑर्डर पीडीएफ में दिया है उसमें आपको फिलिंग आनी चाहिए। बाकी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसकी बहुत ही डिटेल सीखेंगे। आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं कि 3 रूल, जो पहला रूल है दैट इज कॉल्ड ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउ रूल। जो दूसरा रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। और जो तीसरा रूल है आप पीडीएफ में देख पाएंगे हुंस रूल। ये 3 रूल दिए गए हैं, मैं क्लियर कर दूं। आप पहले ऑफ-बाउज रूल की बात करें तो ऑफ-बाउज रूल में आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में साहब भरना है। अब एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यही सब सेल में फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन रूल में आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन,
और हुन्स रूल में आपको क्या करना है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज prohibited, is not possible until follow above rule. समझो आप बात को कि अबाउट रूल मतलब आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, मैं अभी इसको और क्लियर कर दूंगा। और हुन्स रूल का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक ऊपर वाले दोनों रूल आप फॉलो ना कर लें। एक पिक्चोरियल डायग्राम मैंने दिया है इन तीनों रूल्स को कंबाइन करके, और इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए एक पिक्चोरियल डायग्राम मैंने आपको दिया है। आप देख सकते हैं उस डायग्राम को। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप देख पा रहे हैं कि 1s, आप देख पा रहे हैं 1s में इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भेजा है, पिक्चोरियल डायग्राम। 2s 2p 2s में इलेक्ट्रॉन बाद में भेजा है। और इसी तरीके से आप उस डायग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एरो जिस साइड जा रहा है उसी सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉन्स आप भेजना। ये देख पा रहे हैं ना आप। इतना मैं समझा देता हूं, बाद में आप क्लियर कर लेना। पिक्चर में डायग्राम पूरा दिया गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स आप 1s में जाएगा, रूल वही फॉलो हो रहा। मतलब ये कौन सी शेल हो गई? के शेल। अबाउट रूल की मैं बात कर रहा हूं। 2s 2p L सेल, 3s 3p M सेल, 4s तो ये N। मतलब ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आप देख सकते हैं पीडीएफ में ये पॉइंट क्लियर किया गया है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s के बाद 2s में, आप देख पा रहे हैं 2s के बाद साहब 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में जाएगा, 3s के बाद साहब किस में जाएगा? समझ पा रहे हैं ना आप? 3s के बाद किस में जाएगा? 3p में जाएगा, और 3p के बाद किस में जाएगा? 4s में जाएगा। मतलब आप क्लियर कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, पीडीएफ में ये पूरा पॉइंट, पूरा ऑर्डर मैंने लिखा है, आपको वो लर्न करना पड़ेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, जिसको मैं अबाउट रूल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब सबसे कम एनर्जी साहब 1s की है, और अभी जो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, देखिए उसी सीक्वेंस में भर रहे हैं k, l, m, n, और इस तरह से पूरा जो ऑर्डर पीडीएफ में दिया गया है। 4s के बाद साहब क्या आ जाएगा? तय बात है 3d आ जाएगा, 3d के बाद क्या आ जाएगा? तय बात है साहब 4p आ जाएगा। मतलब आप समझो ये पूरा ऑर्डर आपको दिया गया है। अब अबाउट रूल के बाद आपके पास जो पीडीएफ में पॉइंट है पॉलीज रूल, तो पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो सेम नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन का क्या चक्कर है। कि जैसे आप इस तरह से, मैं 3 डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बोल रहे होंगे ये स्क्वायर क्या है सर? तो इनको आप ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे शो हो सकते हैं, इस तरह से।
अब ये देखो हुंड रूल में बता रहा हूं कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाले दो रूल क्या हो जाएं, फॉलो ना हो जाएं। अब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे तो ये देखो स्पिन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। मतलब बात को आप समझो कि ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1s, ये 2s और ये 2p। तो मैं एक एक बात को क्लियर कर दूं कि साहब 1s में पहले गया, बाद में किस में गया, 2s, और फिर किस में गया, 2p में। तो साहब ये हो गया रूल नंबर 1। आप पीडीएफ में देख सकते हैं अबाउट रूल। रूल नंबर 2 साहब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, ये साहब स्पिन ऐसे है ऊपर की तरफ और ये स्पिन नीचे की तरफ है, ये साहब रूल नंबर 2 हो गया। इस स्पिन को मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताऊंगा कि इस स्पिन को बोलते हैं साहब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्पिन। और ये वाला जो स्पिन है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्पिन सेम नहीं हो सकते, ये रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 मैं अगले वाले डायग्राम से क्लियर कर रहा हूं कि साहब जब हमने 2p बनाया तो पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है साहब, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये हुंड्स रूल हुआ। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं साहब, एक ऑर्बिटल में 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ध्यान रखना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने भर सकते हैं, 2। ये मैंने लिख दिया। मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को आप स्क्वायर या फिर स्क्वायर बना रहेगा या एनसीईआरटी में इस तरह से एक सर्किल बना रहेगा। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन किसके हैं, ऑर्बिटल के। सब ऑर्बिटल बोले शब्द कहां से आ गया, कक्षक, सबसेल में ऑर्बिटल, सबसेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिट में सबसेल। तो ये हुंड्स रूल हो गया, ठीक है ना। ये हुंड्स रूल हो गया, ये पाउलीज रूल हो गया, ये अबाउट रूल हो गया, क्योंकि ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग पीडीएफ के लास्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने की कोशिश की है कि लास्ट जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एटॉमिक नंबर 1 to 30, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 1 to 30। लास्ट जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पीडीएफ में देख पाएंगे कि एच से लेके मैंने जिंक तक सब लिखे। फंडामेंटल में इतना ही सीखेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन से लेके, हाइड्रोजन में आप देखेंगे तो पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसको मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। अबाउट रूल मतलब 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है साहब, तो किस में जाने वाला है, 1s में, मतलब पहली शेल की सब सेल 1s। क्लियर हो रहा है ना। फिर आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, इसका 1। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, पीडीएफ में लिखा है 1s2। इसी तरह से लिथियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3, तो 1s2, 2s1। चीजें वही चल रही हैं। और इस तरह से कार्बन के पास बेरिलियम 4, और इस तरह से आप लिखते जाएंगे। तो आप जिंक में आप देखेंगे कि जिंक में 30 में आप देख पा रहे होंगे कि 1s2, 2s2, 2p6। पीडीएफ में देख पा रहे होंगे 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। ये देखो साहब बिल्कुल क्लियर है। पीडीएफ में जिंक का आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने एक एक सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गई साहब के सेल, ये साहब कौन सी हो गई, एल,
ये साहब कौन सी हो गई, तीसरी सेल हो गई साहब, ये भी भर गई पूरी, और ये चौथी सेल हो गई। आप देख पा रहे हैं जिंक में कि ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी और ये चौथी, उन्हीं सब रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं जो रूल्स सीखे हैं हमने। ये सब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को मैंने बताया Z1 से लेके Z2, और ये आप Z इज इक्वल्स टू 30 तक आप लर्न कर लेंगे। ये 30 किसका होता है, जिंक का। अभी इतना ही मैंने PDF में आपको रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअली में सिलेबस में और भी एलिमेंट हैं, 36 तक तो एटलीस्ट बनता ही है, लेकिन वो हम लोग सीखेंगे फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पीरियोडिक टेबल की जब चर्चा करेंगे। फिलहाल में कहानी ये है फ्रेंड्स कि हम लोग जो है इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास सबसे जो मुख्य मुद्दा है, हमारे पास जो मेन इशू है वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटम की स्टेबिलिटी है। हमारे पास दो इशू सबसे बड़े हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन सब और सब सेल्स, और इलेक्ट्रॉन्स वो सेल्स में भर जाएं, बस उसी काम को हमने सीखा है इस लेक्चर में। और इसके लिए हमने जो है कुछ बातों की चर्चा की है, 3 रूल मैंने आपको बताए, PDF में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। और ये लास्ट में 30 तक जो PDF में दिए गए कॉन्फ़िगरेशन, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। रूल वही है 3 कि साहब पहले K सेल में भर दो, बाद में L में भर दो, फिर M में भर दो। तो बोले साहब K सेल का मतलब हो गया 1s, L का मतलब क्या हो गया 2s 2p, M का मतलब क्या हो गया 3s 3p। तो उसी क्रम में आपको एनर्जी का ध्यान रखते हुए, आप बाउस रूल का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देना है। कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन ना रखें, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो पॉलीज रूल हो गया। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होनी है जब प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फिल हो जाए, ठीक है ना। तो उसी को आप हुन्स रूल बोल लेंगे, आप बाउस रूल, पॉलीज रूल, हुन्स रूल, इन तीनों को फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेक्चर 5 डिस्कस कर रहे थे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, बेसिक क्वेश्चंस हैं साहब, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह से ये बहुत ही साधारण सी बातें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीख जाएं, जो भी पिक्चोरियल डायग्राम और जो भी रूल्स बताए गए हैं उनको आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। किसी भी एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये 10th स्टैंडर्ड की चीज़ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि Z मतलब एटॉमिक नंबर, और A जो मैसिव है साहब, जो भारी चीज़ें हैं ना वो कहाँ रख लेता, कुली सिर पर। तो जो मैसिव है, जो भारी चीज़ है, वो मास नंबर है, तो ऊपर रख दिया इसको। Z मतलब P के बराबर, प्रोटॉन के बराबर और इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो न्यूट्रॉन होता है साहब वो A माइनस Z, या मैं लिख सकता हूँ A माइनस P, या मैं लिख सकता हूँ A माइनस E। और जो P प्लस N होता है साहब वो मास नंबर के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें भी आपको हमेशा दिमाग में रखनी हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये सारी बातें वैलिड है ओनली फॉर एटम, ओनली फॉर एन एटम। आयन की सिचुएशन में इन फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन हो सकता है जेंटलमैन, इसकी चर्चा, ये ढेर सारी चर्चाएं, क्वेश्चंस की कैलकुलेशन, लीनियर क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे। फिलहाल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना ही, रूल्स सारे मैंने बता दिए। PDF आपके पास होगी, एंजॉय करिएगा, PDF का रीडिंग करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। हम लोग लेक्चर 6 में लौटेंगे फिर से, तब तक आप पढ़ाई जारी रखिएगा।